आज हम लोग न्यू चैप्टर की शुरुआत करेंगे, वेव ऑप्टिक्स के बारे में जानेंगे। तो वेव ऑप्टिक्स दो वर्ड से मिलकर बना है, एक वेव दूसरा ऑप्टिक्स। जैसा कि हम लोग को पता होना चाहिए कि प्रकाश जो है, प्रकाश से संबंधित जो भी घटनाएं होती हैं उसे हम लोग ऑप्टिक्स के अंतर्गत पढ़ते हैं। प्रकाश एवं प्रकाश से संबंधित घटनाओं को हम लोग ऑप्टिक्स के अंदर में पढ़ते हैं, ठीक है। उसी में जब हम लोग उसको तरंग मान करके पढ़ते हैं, जब प्रकाश को हम तरंग मान करके पढ़ते हैं तो उसे बोलते हैं वेव ऑप्टिक्स, ठीक है। तो ये तो रहा वेव ऑप्टिक्स का यानी तरंग प्रकाशिकी का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। तो सर्वप्रथम हम लोग प्रकाश के प्रकृति के बारे में बात करेंगे, नेचर ऑफ लाइट के बारे में। प्रकाश होता कैसे है? तो प्रकाश जैसा कि सब लोग जानते हैं एक प्रकार की ऊर्जा है। लाइट इज एनर्जी, जो क्या करता है, वो एनर्जी किसी रूप में भी निकले, वेव रूप में निकले या पार्टिकल रूप में निकले, कहीं से टकरा करके हमारे आँखों पे पड़ता है, जिससे हमें किसी वस्तु का आभास होता है, ठीक है। तो प्रकाश ऊर्जा है जो हमारे आँखों को किसी वस्तुओं के होने का आभास कराता है, ठीक है। तो चूँकि लाइट एक टाइप का एनर्जी है तो इसके कुछ प्रॉपर्टी होते हैं, इस प्रॉपर्टी को हम लोग पढ़ लेते हैं। तो इसके क्या प्रॉपर्टी हैं? प्रकाश ऊर्जा के निम्नलिखित अभिलाक्षणिक गुण होते हैं। कौन कौन से? तो प्रकाश सरल रेखा में चलता है, प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है, प्रकाश परावर्तन होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है, प्रकाश में वर्ण विक्षेपण होता है, प्रकाश में व्यतिकरण होता है, प्रकाश में विवर्तन होता है, प्रकाश में ध्रुवण होता है। तो ढेर सारे कॉन्सेप्ट होते हैं जो प्रकाश में कैरेक्टरिस्टिक हैं, ठीक है। प्रकाश के ढेर सारे गुण हैं, वे कौन कौन से हैं? तो पहला, लाइट कैसे चलता है? प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है, मतलब जहाँ पे सूर्य होता है, सूर्य से पृथ्वी तक आने में ढेर सारे मीडियम भी गुजरते हैं और कहीं कहीं ऐसा भी होता है जहाँ पे कोई माध्यम नहीं होता है, यानी वहाँ पे निर्वात होता है। तो प्रकाश उस निर्वात में भी चल सकता है। प्रकाश का यानी लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, लाइट ट्रेवल्स इन वैक्यूम, ठीक है। प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। लाइट रिफ्लेक्ट, लाइट क्या होता है? रिफ्लेक्ट भी होता है। लाइट कैन रिफ्रैक्ट, प्रकाश का अपवर्तन भी होता है। और प्रकाश जब किसी प्रिज्म से गुजरता है तो ढेर सारे कलर्स में बट जाता है, जिससे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो प्रकाश में वर्ण विक्षेपण भी होता है, यानी डिस्पर्सन भी होता है। और प्रकाश में इंटरफ्रेंस भी होता है। इंटरफ्रेंस मतलब होता है जब दो प्रकाश किरण एक पास गुजरे तो आगे चल के ऐसा पैटर्न देता है जहाँ पे कहीं कहीं डार्क और कहीं कहीं पे लाइट, कहीं पे डार्क, कहीं कहीं पे लाइट, कहीं डार्क, कहीं कहीं पे लाइट दिखाई देता है। यानी कहीं अंधेरा होता है, कहीं उजाला होता है, कहीं अंधेरा, कहीं उजाला, कहीं अंधेरा, कहीं उजाला। तो ये प्रकाश का व्यतिकरण है। ये सारे घटनाएं हमें प्रकाश में दिखने को मिलती। इसके अलावा प्रकाश में क्या होता है? इसके अलावा प्रकाश का विवर्तन होता है, यानी कोई भी प्रकाश जा रहा है, यदि बीच में अवरोध आ गया तो वहाँ पे हल्का सा मुड़ सकता है, किनारे से थोड़ा मुड़ जाता है प्रकाश। ये घटनाएं प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। प्रकाश में ध्रुवण होता है, जैसे मान लीजिए एक प्रकाश है वो सभी डायरेक्शन में मूव करता है, लेकिन किसी एक ऐसे क्रिस्टल से यदि उसको गुजार दिया जाए, उस क्रिस्टल में एक ही डायरेक्शन में छेद हो, तो उससे गुजरने वाले प्रकाश का एक ही डायरेक्शन में
रोटेशन हो जाता है, तो उसे प्रकाश का ध्रुवण कहते हैं, पोलराइजेशन ऑफ लाइट कहते हैं। और वो क्रिस्टल कौन सा होता है? टूरमैलिन क्रिस्टल होता है। तो जब प्रकाश किसी टूरमैलिन क्रिस्टल से गुजरता है तो वह क्या करता है? वो वैद्युत क्षेत्र में कंपनों की एक ही दिशा में सीमित कर देता है, उसे प्रकाश का ध्रुवण कहते हैं। और क्या कर सकता है? तो प्रकाश पदार्थ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सकता है। यानी जब प्रकाश किसी धातु पर गिरता है तो धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, इसे ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। यानी व्हेन द लाइट इंसिडेंट ऑन द मेटल सरफेस देन इट इमिट्स एनर्जी। ठीक है, तो जब प्रकाश किसी भी मेटल सरफेस पे गिरती है, यानी कि धातु की सतह पे गिरती है, तो वह क्या करती है? वहाँ से इलेक्ट्रॉनों को इमिट कर देती है, इसे ही बोलते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो ये ढेर सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए लाइट के। अब इसके आधार पे हम लोग देखेंगे उसके प्रकृति को जानने के लिए, प्रकाश किस प्रकृति का है जानने के लिए हम लोग निम्न 4 सिद्धांतों को पढ़ेंगे। तो इस प्रकाश के प्रकृति को समझने के लिए हम लोग 4 सिद्धांतों के बारे में ध्यान देंगे। पहला, न्यूटन के कणिका सिद्धांत का। सबसे पहले न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थियरी के बारे में देखेंगे। न्यूटन ने क्या बताया था कि कोई भी लाइट है वो ढेर सारे पार्टिकल्स से मिलकर बना है, और वो पार्टिकल्स सीधे एक लाइन में चलते हैं, यानी प्रकाश एक सीधी रेखा में चलती है। इसे न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थियरी कहते हैं। तो ये न्यूटन ने दिया था कॉर्पस्कुलर थियरी। इसमें क्या था कि कोई भी प्रकाश कणिकाओं के रूप में चलता है, जिसे प्रकाश का कणिका सिद्धांत बोलते हैं। सन 1675 में न्यूटन प्रपोज्ड अ मॉडल, जिसमें कि उन्होंने बताया कि प्रकाश छोटे छोटे असंख्य सूक्ष्म एवं हल्के कण से मिल के बना है। ठीक है, जो हमें हमारे आँखों के रेटिना पे गिर करके किसी वस्तु का आभास कराती हैं। उन्होंने बताया कि देयर आर डिफरेंट कलर फॉर द डिफरेंट कॉर्पस्कुलर। विभिन्न रंगों के प्रकाश की कणिकाएँ विभिन्न भिन्न आकार की होती हैं। इस आधार पे हम लोग क्या क्या परिभाषित कर दिए उस समय हमने बताया कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। क्यों? क्योंकि किसी भी कणिकाओं के चलने से उसमें काइनेटिक एनर्जी होता ही है, तो हम बता दिए कि प्रकाश में ऊर्जा है। दूसरा, प्रकाश का सरल रेखा में चलना। तो जब हल्की कणिकाएँ कोई बिना बाह्य बल के आगे बढ़ता रहता है तो वो एक सीधी रेखा में ही चलेगा। ठीक है, जब यदि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगेगा तो जिस डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में चलेगा। ये न्यूटन का प्रथम नियम के अनुसार कणिकाएँ भी सरल रेखा में चलेंगी। फिर प्रकाश का निर्वात में संचरण। चूँकि कणिकाएँ कहीं से भी होकर जा सकती हैं, तो पार्टिकल है तो वो वैक्यूम से भी होकर के जा सकता है। इसको भी डिफाइन कर ले गए न्यूटन। इसको भी बता ले गए प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन को। जैसे उन्होंने बताया कि जब कोई भी लाइट रेज किसी भी सरफेस पे स्ट्राइक होती है, टकराती है, तो वहाँ से वो पुनः अपने ही माध्यम में वापस आ जाएगी। जैसे यदि कोई पत्थर हम लोग दीवार पे फेंके तो बाउंस बैक करके उसी माध्यम में आ जाएगा जिस माध्यम से वो जा रहा है। तो ऐसे ढेर सारे कणिकाओं का यदि प्रकाश भी बना है तो वो भी बाउंस बैक करके वापस उसी माध्यम में आ जाएगा आफ्टर रिफ्लेक्टिंग द सरफेस। तो वो प्रकाश का परावर्तन का सिद्धांत भी हो गया। ये भी बताया कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा, तो यदि कण है तो कण का वेग बदल जाएगा। पहले माध्यम में दूसरा वेग रहेगा, दूसरे माध्यम में दूसरा वेग हो जाएगा, तो उससे उसके जब सघन में जाएगा तो उसका वेग बदल जाएगा, जिससे अपने पथ को छोड़ करके दूसरा पथ अपना लेगा। तो न्यूटन के कॉर्पस्कुलर थियरी से चारों सिद्धांतों में
फुलफिल बैठ जाता है कि इसमें प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश सीधी रेखा में चलती है, प्रकाश निर्वात में भी चल सकती है और प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन भी हो सकता है। तो आखिर दिक्कत कहाँ आई? दिक्कत आई कुछ चीज़ों को ये डिफाइन नहीं कर पाया। जैसे पहला कि प्रकाश जब सघन माध्यम में जाता है तो उसका वेग विरल माध्यम की अपेक्षा अधिक होना चाहिए, क्योंकि कणिका कोई भी है, कणिका का सिद्धांत यही होता है कि जब वो सघन माध्यम में जाता है तो उसमें विरल माध्यम की अपेक्षा उसका वेग अधिक हो जाता है। लेकिन फोको ने एक्सपेरिमेंट करके पाया कि प्रकाश सघन माध्यम में धीरे चलता है, ठीक है, और विरल माध्यम में तेज चलता है। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि नहीं, न्यूटन का जो कणिका सिद्धांत है वो पूरा सही नहीं है। दूसरा क्या हो गया? तो जब प्रकाश का वेग प्रकाश स्रोत के ताप पर निर्भर होना चाहिए, क्योंकि कोई भी लाइट सोर्स है यदि इसको गर्म रहे तो इससे जल्दी जल्दी कणिका निकलने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उसका वेग हर समय कांस्टेंट रहता है। वहीं पे यदि एक कणिका रहता तो जितना ही ज़्यादा इसका टेम्परेचर होता उतना ही ज़्यादा उसका वेग बदल जाता, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एक्चुअल में प्रकाश हमेशा अपने वेग से ही निकलता है, 3×10⁸ मीटर/सेकंड से। उसके वेग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो न्यूटन यहाँ पे भी अमान्य हो गए। और किन बातों पे इनको नहीं माना गया? कि यदि कोई भी बड़ा सा ढेर सारे पार्टिकल का यदि वो स्रोत है, उसमें से लगातार जब कणिकाएँ निकलती रहेंगी तो धीरे धीरे उसको ख़त्म हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सूर्य से निकलने वाला लाइट हज़ारों सालों से यदि निकल रहा है तो सूर्य को अभी तक ख़त्म हो जाना चाहिए, लेकिन सूर्य अभी तक ख़त्म नहीं है। तो यानी कि उसमें से कोई कण नहीं निकल रहा है, ठीक है। यदि उससे कणिकाएँ निकलती रहती तो अभी तक प्रकाश स्रोत को ख़त्म हो जाना चाहिए। तो ये भी कॉन्सेप्ट वहाँ पे नहीं सही हो पाया। उसके अलावा ढेर सारे सिद्धांत बाद में आए, जैसे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, पोलराइजेशन यानी व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण, ये सब की व्याख्या नहीं की जा सकी। इसीलिए अंतिम में इन्होंने हाइजन ने अपना सिद्धांत दिया, जिसमें बताया कि नहीं, प्रकाश कणिका नहीं है, प्रकाश क्या है? एक तरंग है। हाइजन ने क्या बताया? प्रकाश तरंग के रूप में चलता है। तो 1678 में हॉलैंड के जो साइंटिस्ट हैं हाइजन, उन्होंने बताया प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है और किसी लाइट सोर्स से वो तरंगे प्रत्येक दिशा में निकलती हैं, एक साथ निकलती हैं। ये किसने बताया? ये बताया हाइजन ने। हाइजन ने जब पूछा कि जब सूर्य से पृथ्वी तक आने में बीच में निर्वात है तो वहाँ पे तरंग कैसे चली? क्योंकि तरंगों को तो चलने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, बिकॉज द वेव्स आर द डिस्टर्बेंस इन द मीडियम। जब तक माध्यम में विक्षोभ नहीं होगा तब तक तो तरंगें चलती नहीं हैं। तो जब माध्यम ही नहीं है तो तरंग कैसे सूर्य से पृथ्वी तक आ गया? तो उन्होंने बताया कि हर जगह एक सर्वव्यापी माध्यम ईथर उपस्थित है। वो ईथर मीडियम हर जगह है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में, जहाँ पे वायु भी नहीं है वहाँ पे भी ईथर है। तो यही तो इनकी वहीं पे लापरवाही हो गई कि इन्होंने ईथर मीडियम को झूठ मूठ में इंट्रोड्यूस कर दिया। चूँकि बाद में पता चला कई सारे ऐसे तरंग होते हैं, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी विद्युत चुम्बकीय तरंग, वे बिना माध्यम में भी चलती हैं, ठीक है। लेकिन उस समय तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों के बारे में कोई अध्ययन नहीं था। इसीलिए उन्होंने बता दिया कि अच्छा, वहाँ पे जहाँ कुछ नहीं है वहाँ पे हमने बता दिया कि वहाँ पे एक माध्यम है ईथर, इसीलिए वहाँ से भी प्रकाश आ गया है। तो यही इनकी अमान्यता का कारण भी हो गया। तो उसके बाद एक साइंटिस्ट हुआ मैक्सवेल।
मैक्सवेल ने एक अच्छा कॉन्सेप्ट दिया विद्युत चुंबकीय तरंग का सिद्धांत, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थियरी ऑफ मैक्सवेल। इन्होंने क्या बताया कि पहला तो कभी भी कोई भी यदि इलेक्ट्रिक सर्किट में जब ऑसिलेशन होता है तो उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डेवलप हो जाती है। यानी विद्युत यदि कहीं पे सर्किट है, विद्युत का कहीं पे प्रभाव है, यदि उसको ऑसिलेट किया जाए तो वहाँ पे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी आ जाती है, चुंबकीय प्रवृत्ति भी आ जाती है और उससे एक प्रकार का तरंग निकलता है जिसे हम लोग विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। बाद में हर्ट्ज ने और भी कई सारे साइंटिस्टों ने ये प्रूव कर लिया कि हाँ सही में उससे एक तरंग निकलता है जो विद्युत चुंबकीय तरंग है। इन्होंने उसका वेग जब निकाला तो वो भी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ही आया। यानी ये उसी समय समझ गए कि ये जो विद्युत चुंबकीय तरंग निकल रही है ना, यही तो प्रकाश की तरंग है। तो इन्होंने बताया कि हाँ प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है और इस आधार पर इन्होंने सारे के सारे डेफिनेशन को फुलफिल किया। लेकिन उसके बाद कई सारे और भी सिद्धांत आए जो मैक्सवेल ने भी फुलफिल नहीं कर पाया, जैसे प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। उन्होंने ये नहीं बता पाए कि कैसे किसी मेटल सरफेस पे जब लाइट रेज इंसिडेंट होता है तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन कैसे इमिट हो जाता है, तो ये उन्होंने नहीं बता पाए। और क्रॉम्पटन इफेक्ट नहीं बता पाया, जटिल जीमैन इफेक्ट नहीं बताया, रमन इफेक्ट भी नहीं बताया। ठीक है, कि कई जगह जब इलेक्ट्रॉनों की बम्बार्डमेंट होती है तो उसमें कई सारे न्यूट्रॉन तो चेंज रह जाते हैं लेकिन किसी किसी इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी कम हो जाती है। इसको वो नहीं बता पाए क्योंकि तब तक इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव स्टडी नहीं हो पाया था इन सारे चीज़ों पे। तो मैक्सवेल का भी विद्युत चुंबकीय सिद्धांत बाद में चल कर के डिसोबे हो गया। फिर एक साइंटिस्ट है प्लांक ने अपना क्वांटम थियरी दिया। ये थोड़ा सा वैज्ञानिक लगा। उन्होंने क्या बताया, अभी तक वेव थियरी ऑफ लाइट सर्वमान्य हो चुका था, ठीक है, फिर भी इस आधार पे कुछ घटनाएं जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्रॉम्पटन इफेक्ट, इमिशन ऑफ लाइट एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, इन सब की व्याख्या नहीं कर पाया था कोई। ठीक है, जिसको व्याख्या करने के लिए 1900 में प्लांक ने अपना क्वांटम थियरी ऑफ लाइट दिया। ठीक है, उन्होंने क्या बताया, प्लांक ने अपने क्वांटम थियरी में बताया कि जो प्रकाश में ऊर्जा का संचरण होता है वो कॉन्टिन्यूअस नहीं होता है। प्रकाश में कोई भी ऊर्जा ऐसे लगातार नहीं आ रही है, छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट्स के रूप में आती है, एनर्जी के बंडलों के रूप में आते हैं। इसे हम लोग क्वांटा कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, क्वांटा कहते हैं या फोटॉन कहते हैं। ठीक है, और उसमें एनर्जी कितनी होती है, एच न्यू होती है, जहाँ पे एच क्या है, प्लांक कांस्टेंट है। तो प्लांक ने क्या बताया कि लाइट ट्रेवल्स इन द एनर्जी बंडल्स विच आर नोन एज क्वांटा और फोटॉन। ठीक है, तो प्रकाश सतत न चल करके छोटे छोटे ऊर्जा के पैकेटों के रूप में चलता है। ठीक है, जिसकी एनर्जी एच न्यू होती है और जहाँ पे एच क्या होता है, प्लांक कांस्टेंट होता है, न्यू प्रकाश की आवृत्ति है। और इन्होंने बताया कि जो लाइट चलेगा एच न्यू के रूप में चलेगा या इसी के मल्टीपल में चलेगा, 2h न्यू 3h न्यू, इसी फॉर्म में चलेगा। यानी जो एनर्जी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू होता है। प्रकाश की जो ऊर्जा होती है उसके आवृत्ति के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जुड़ता है जिसे प्लांक कांस्टेंट बोलते हैं। यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं, यदि E = हो गया एच न्यू, एनर्जी की बात की जाए तो हम जानते हैं V होता है n लैम्डा। तो n बराबर क्या हो जाएगा,
v अपॉन लैम्डा। चूँकि वेग यदि प्रकाश का हो तो प्रकाश के वेग को c से बोलते हैं, n इक्वल टू हो जाएगा c अपॉन लैम्डा। यही वैल्यू पुटअप करते हैं E इक्वल टू एच न्यू में। न्यू क्या है, फ्रिक्वेंसी है, तो E इक्वल टू क्या हुआ, E इक्वल टू हो गया एच सी अपॉन लेमडा, जहाँ एच क्या होगा, प्लांक कांस्टेंट होगा, जिसकी वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। सी क्या है, 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। लेमडा वेवलेंथ ऑफ लाइट है, यानी प्रकाश का तरंग दैर्ध्य है। अब इसके आगे का कॉन्सेप्ट ये है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव, ये आइंस्टीन ने E इक्वल टू mc² दिया था। दोनों एनर्जी जब सेम है तो mc² बराबर hc अपॉन लैम्डा हो सकता है। c से c कैंसिल आउट हो जाएगा। mc इक्वल टू h अपॉन लैम्डा, 1 अपॉन लैम्डा को न्यू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और hc अपॉन लैम्डा इक्वल टू यदि mc² है तो यहाँ से m की वैल्यू लिख सकते हैं h अपॉन लैम्डा सी। m बराबर मिल जाएगा h अपॉन लैम्डा सी। यदि मान लीजिए वहाँ पे फोटॉन जो है, यदि मान लीजिए फोटॉन का संवेग यदि p है, p बराबर क्या होता है, mv या mc, और p बराबर यदि हो गया h न्यू, तो E बराबर क्या हो जाएगा, NH न्यू। ठीक है, इससे ये पता चलता है कि सतह द्वारा अवशोषित या उत्सर्जित ऊर्जा कॉन्टिन्यूअस ना होकर के क्वांटाइज्ड होती है। ठीक है, तो ये हमने किस में जाना, ये प्रकाश के क्वांटम थियरी में जाना। ठीक है, इतना प्रकाश का क्वांटम थियरी में था। आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, थैंक यू।